Hello everyone, welcome in this video. So students, in this video we are going to discuss about the basic concepts of macroeconomics. यानी कि हमने मैक्रोइकोनॉमिक्स में आपने जैसे पहले चैप्टर में पढ़ा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें आपने पढ़ा था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होती क्या है। उसमें हमने रियल फ्लो, मनी फ्लो और सर्कुलर फ्लो हमने 2 सेक्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसके बेसिक कंसेप्ट क्या हैं जो हम नेशनल इनकम में फ़र्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हमने जब नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करनी है तो उसमें आपका जो ये कंसेप्ट है बहुत हेल्प करेगा। यानी कि जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं, क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे है डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में होती क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है कि किसी कंट्री की एक बाउंड्री जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, प्रोड्यूस होती है। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री या विद इन अ बाउंड्री ऑफ द टेरिटरी इज नॉन एज अ डोमेस्टिक टेरिटरी in a simple language या in a layman language. But if we talk about these things in economics, the meaning has been changed. यानी कि हम अपने देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, इसके साथ साथ हमारी जो कैपिटल्स है, हमारी गुड्स, हमारे हमारी जो गुड्स, हमारी सर्विसेज, हमारी कैपिटल जो दूसरे देशों तक जहाँ तक जा रही हैं, जिस पर हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो भी क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाता है। क्या मतलब है कि डोमेस्टिक टेरिटरी यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत साधारण शब्दों में कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक अबाउट द नेशनल इनकम। मतलब कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्री और जोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ नेशन विच इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स और कैपिटल मूव फ्रीली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। यानी कि हमारे देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज या इकोनॉमिक एक्टिविटी करते ही करते हैं, इसके साथ हमारी कंट्री के जो कैपिटल्स हैं, हमारी गुड्स हैं, हम लोग जो जहाँ तक मूव करते हैं जिस देश तक, वो सब कहाँ का पार्ट बन जाता है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाता है इन इकोनॉमिक सेंस। इसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोल सकते हैं या जोग्राफिकल बाउंड्री भी बोला जाता है। तो आई होप कि आपको समझ लगा होगा। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसमें क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आएगा। हाँ, जो हमारी कंट्री के या किसी कंट्री के जो शिप्स होते हैं, शिप्स एयरक्राफ्ट मूव करते हैं वन नेशन टू अनदर नेशन इंक्लूड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री का एयर इंडिया है, एयर इंडिया ये जापान, रशिया जहाँ तक जाता है, ये सब एरिया क्या आ जाएगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट आता है, क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में रह के ही वहाँ जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वहाँ पे सर्विसेज अपनी दे रहा है। तो इकोनॉमिक्स में अपनी कंट्री के अंदर जो एरिया है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इसके साथ हमारे जो एरोप्लेन्स हैं, हमारी शिप्स जहाँ तक बाहर जाती हैं, वो सब क्या बन जाता है, हमारी कंट्री के डोमेस्टिक एरिया का पार्ट बन जाता है। अब दूसरी एग्जांपल में क्या है, हम कुछ आपको पता होगा कि एक कंट्री, एक ए है और एक कंट्री क्या है यहाँ पे बी मान लेते हैं, एक ए कंट्री एक बी कंट्री। हर देश का हमें पता कि जो एम्बेसी होती है दूसरे देश में होती है एम्बेसी। जैसे कि हमारी कंट्री का जो एम्बेसी है यूएसए में, एम्बेसी होता क्या है बेसिकली कि ये एक ऑफिस होते हैं, कंसुलेट ऑफिस मान लो या एम्बेसी मान लो, ये ऑफिस होते हैं जो हमारी कंट्री या हमारी सरकार दूसरे देशों में बनाती है, ताकि वहाँ पर जो लोग हमारे भारतीय लोग रह रहे हैं उनकी हेल्प की जा सके, उनको जो प्रॉब्लम आए हम उसको टैकल कर सकें। उसको बोलते हैं एम्बेसी या कंसुलेट ऑफिस। तो हमारी कंट्री का या हमारी कंट्री का जो एम्बेसी है दूसरे देश में होगी, तो वो जो हमारी एम्बेसी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट पर होगा। समझ लगी बात की। यानी कि जो एम्बेसी है दूसरे देशों में, हमारे जो कंसुलेट ऑफिस हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिश, हमारे कुछ मिलिट्री ऑफिस भी बाहर कंट्री में होते हैं जहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं, ये सब क्या हो जाएगा, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा। ये भी एग्जाम्पल आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा
कुछ वाटर बॉडीज आपको पता है, इंटरनेशनल वाटर बॉडीज है, जैसे कि इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन जो हमारे देश का तो नहीं है, बट हाँ एक इंटरनेशनल बाउंड्री है जहाँ पर हर कंट्री के शिप मूव करते हैं, हर कंट्री के शिप मूव करते हैं ट्रेड करने के लिए, दूसरे देश के साथ मूव करते हैं फ्रीली। तो मान लो हमारी कंट्री इंडिया है, हमारे जो शिप से बाहर जा रहे हैं दूसरे इस ओशन में जा रहे हैं, तो जहाँ तक जाते हैं वो सारा क्या हो जाएगा, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ बड़े आसानी शब्दों में कि फिशिंग वेसल ऑयल नेचुरल गैस रिंग, यानी कि आपको पता है समुद्रों में या सी में हमारे ऑयल गैस रिंग्स होते हैं जहाँ पे हम ऑयल क्रूड ऑयल गैस वगैरह क्या है एक्सट्रैक्ट करते हैं। कुछ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, वो सब क्या आ जाएंगे, जो देश ऑपरेट करता है उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा। आई होप आपको इतना समझ लगा होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होता है और क्या नहीं होता। क्या नहीं होता ये भी आपको बता ही देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉट इंक्लूड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि हमारे जो डोमेस्टिक टेरिटरी उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, देखो अब ये पहला पॉइंट समझते हैं एग्जांपल से। मान लो हमारी कंट्री इंडिया ए है और ये जापान है बी। अब जापान की जो एम्बेसी है हमारे देश में होगी, तो वो हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। वो एम्बेसी किसकी है, जापान की है ना, तो जापान की वो डोमेस्टिक टेरिटरी में लाई करेगी। एम्बेसी ऑफ और कंसुलेट ऑफिस और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदर नेशन लाइक जापान यूएसए इज़ नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी वही बताया आपको कि दूसरे देशों की जो एम्बेसी होती है, कंसुलेट ऑफिस हमारे देश में होते हैं, वो हमारे देश के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपको पता होती हैं, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, G20, इन सब की ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ ऑफिस हमारे देश में है, हमारे देश में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस लाइक यूएनओ, WTO, G20 इन इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। ये हमारे देश में इनके ऑफिसेज हैं, बट ये काम अपने देश के लिए कर रहे हैं या अपने इकोनॉमी के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, जो दूसरे देश की एम्बेसी है, कंसुलेट ऑफिस है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो गए, या आप कह लो कि यूएनओ के ऑफिस हो गए हमारे देश में, WTO के ऑफिस हमारे देश में, ये सब हमारे देश के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इतना सा आपने याद रखना कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। आगे देखते हैं, अगला कंसेप्ट है नॉर्मल रेजिडेंस। नॉर्मल रेजिडेंस क्या क्या होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या है कि वो लोग, किसी देश के वो पर्सन या किसी देश की ऐसी इंस्टीट्यूशन जो उस देश में रहकर उस देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम करे, उन लोगों को या उन संस्थाओं को क्या बोला जाता है, उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाता है। जैसे कि हम लोग हैं, हमारे कंट्री में जो हमारे कंट्री के ऑफिसेज हैं, कंपनी हैं हमारे देश की, हमारे देश के लिए ही काम कर रही हैं, हमारे देश की इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ही काम कर रही हैं, तो क्या होगा, हमारी कंट्री क्या बन जाएगी, नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगी। सो नॉर्मल रेजिडेंट मीन्स इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन हु नॉर्मली रिसाइड इन अवर कंट्री, जो हमारे देश में रहते हैं और हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि जो काम धंधा हमारे देश में कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, यानी कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में, हमारे देश के लिए है, तो वो लोग सब क्या माने जाएंगे, हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी आपको पढ़ना होगा कि कौन कौन लोगों को नॉर्मल रेजिडेंट माना जाए और किन को नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाए। देखते हैं, व्हाट नॉट इंक्लूड इन नॉर्मल रेजिडेंट। देखो, कुछ आपको पता है, कुछ फॉरेन टूरिस्ट आते हैं हमारे देश में घूमने फिरने के लिए, कुछ इलाज के लिए, कोई काम धंधा के लिए, जो हफ्ता महीना 10 दिन जो रहते हैं, कोई फॉरेन कंट्री के स्टाफ आते हैं हमारे देश में, कोई विदेशी मंत्री आप देखते तो आ सकते हैं, या कोई यूएनओ ऑफिस का कोई हेडक्वार्टर जो अमेरिका में है उसका कोई चीफ गेस्ट हमारे देश में आए कुछ काम के लिए, कुछ थोड़े दिनों के लिए, तो वो सब पर्सन जो थोड़े समय के लिए 10, 15, 20 दिन के लिए आते हैं, वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं होंगे, हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हो कि फॉरेन टूरिस्ट हो गया, फॉरेन स्टाफ हो गया, एम्बेसी ऑफ अनदर नेशन या कंसुलेट ऑफिस, मेंबर ऑफ आर्म फोर्स अदर नेशन,
ऑफिस ऑफ WTO, यूएनओ, इंडिया इन इंडिया इज़ नॉट काउंट एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अर, यानी कि जो लोग फॉरेन टूरिस्ट लोग यहाँ आ रहे हैं, फॉरेन स्टाफ को यहाँ काम करने की आ रहा है, ये सब हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं होंगे। ठीक है। इसके अलावा पर्सन ऑफ अनदर नेशन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट अ नॉर्मल, यानी कि मान लो कि हमारे यहाँ कंट्री में क्या है, एक WTO का ऑफिस है और इस ऑफिस में कोई USA का पर्सन काम कर रहा है, तो वो पर्सन भी हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं माना जाएगा। पहली बात तो WTO भी क्या है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएगी। और दूसरी बात, इस कंट्री में जो बंदा बाहर का काम कर रहा है वो भी हमारे डोमेस्टिक वो भी क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट हमारी कंट्री का नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसके अलावा क्या है, कुछ क्रू मेंबर्स होते हैं, जैसे कि फॉरेन वेसल्स के, दूसरा एक शिप आता है इंडियन ओशन में जो हमारे शिप पे कुछ सामान लेने देने के लिए आया है, वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं माना जाएगा। हमारे बॉर्डर के जो सैनिक होते हैं दूसरे कंट्री के बॉर्डर पे जाते हैं कुछ लेन देन करने के लिए, कोई ऑफिशियल काम के लिए, तो वो जो दूसरे बॉर्डर पे जाते हैं उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट थोड़ी माने जाएंगे, वो हमारे देश के लिए हैं माने जाएंगे, क्योंकि तो एक दिन या आधे दिन या थोड़े समय के लिए जाते हैं ना। तो ये सब वो सब पर्सन जो हमारे देश के में रहकर हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं और इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश के लिए, वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ नोट याद रखना आपने, यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ़ एनी पर्सन वर्किंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर, यही बात है कि अगर कोई विदेशी हमारे देश में काम कर रहा है, उसको काम करते 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 ईयर से ज़्यादा हो गया, यानी कि ही इज़ वर्किंग इन इंडिया सिंस 2 ईयर, यानी 2 साल हो गए काम करते, 2-3 साल जितने भी, यानी 1 साल से ज़्यादा हो गया काम करते, यानी कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हमारे देश के लिए हो जाएगा। यानी कि वो हमारे देश में अब सारा खर्चा हमारे देश में रह के कर रहा है, तो वो हमारी कंट्री का क्या माना जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है। यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल, इफ़ पर्सन ऑफ USA वर्किंग इन इंडिया फ्रॉम 2 ईयर्स इज़ द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर नेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा नॉर्मल रेजिडेंट भी। अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ, यहाँ आप देख लो, स्लाइड लगाई मैंने कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और नॉर्मल रेजिडेंस और सिटीजनशिप इसमें कुछ फ़र्क होता है कि नहीं होता है, देख लेते हैं हम। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट इज़ डिफाइंड एज ए पर्सन हु ऑर्डिनरी रिसाइड इन कंट्री, जो हमारे देश में रहता है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, हमारे देश के लिए ही रहता है, हमारे देश के में रह के ही इज़ वर्किंग इन आवर कंट्री ऑन एंड हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज लाइज फॉर आवर नेशन। ठीक है। जैसे कोई घर हो गया, कोई प्रोडक्शन यूनिट हो गया, ये हमारे देश में है, हमारे कंट्री में है और हमारे कंट्री के लिए काम कर रही है, तो ये हमारे देश कंट्री क्या बन जाएगी, नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट होंगी। अब कुछ चीज़ें आपको समझानी थी कि एक सिटीजन होते हैं, एक रेजिडेंट होते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है। देखो, मैं आपको ये चीज़ अगले स्लाइड में समझाना चाहूँगा। देखो, सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप, देखो जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट है ये एक लीगल कंसेप्ट है। हम सभी जो इंडियन हैं, हम लीगली क्या हैं, अपनी कंट्री के सिटीजन हैं, क्योंकि हमारा बर्थ हमारी कंट्री में यहीं हुआ है। या ऐसा भी होता है कि हमारा बर्थ किसी दूसरी कंट्री में हुआ, बट हमारे पेरेंट्स इंडियन हैं, तो हमें नेचुरली क्या मिल जाएगी, हमें सिटीजनशिप कहाँ की मिल जाएगी, इंडिया की मिल जाएगी। ठीक है। सो सिटीजनशिप इज अ लीगल कंसेप्ट। पर्सन ऑफ एनी नेशन गेट्स सिटीजनशिप ऑफ दैट नेशन, यानी कोई भी देश, कोई भी लोग, उसको उस देश का सिटीजनशिप कैसे मिलती है, बाय बर्थ मिलती है, अगर उसका कोई पेरेंट्स क्या है उस देश में रहता हो तो। ठीक है। वी कैन गेट सिटीजनशिप ऑफ एनी नेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम लीगल प्रोविजन, यानी कि हमने किसी देश की सिटीजनशिप लेनी है तो कुछ हमें लीगली कार्यवाही करके ही लेनी पड़ती है, यानी कि हमें अपने देश की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, फिर दूसरे देश की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है। और देखो, रेजिडेंटशिप क्या होती है, रेजिडेंटशिप क्या होती है कि एनी पर्सन ऑफ दैट कंट्री हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, यानी कि कोई पर्सन जो उस देश में रहकर उस देश के लिए काम कर रहा है। जैसे मैं मानता हूँ कि मैं हूँ, तो मैं अपने देश में पैदा हुआ, तो मैं अपनी कंट्री का सिटीजन बन गया, बट मैं अब अमेरिका में काम कर रहा हूँ, यानी कि इसको बी मान लिया, अमेरिका में काम कर रहा हूँ, मेरे काम करते करते वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो मैं क्या हो गया, उस कंट्री का रेजिडेंट, मुझे उस कंट्री क्या मिल जाएगी, रेजिडेंटशिप मिल जाएगी, यानी कि मैं उस कंट्री का क्या हो जाऊँगा, रेजिडेंट हो जाऊँगा। बट सिटीजन कहाँ करूँगा मैं, अपनी कंट्री का। यानी कि ऐसे लोग
जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी जहाँ पर रहकर उसी कंट्री के लिए होता है, दैट पर्सन इज नोन एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, इफ़ अ पर्सन ऑफ जापान वर्किंग इन इंडिया फ्रॉम मोर देन 1 ईयर इज़ द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वो हमारी कंट्री का, यानी कि हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बन गया, बट सिटीजन कहाँ का रहेगा, वो जापान का ही रहेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अगला कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। देखो इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था, फाइनल एग्ज़ाम, इस पर क्वेश्चन आया हुआ था कि ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है और फैक्टर इनकम क्या होती है, इनमें डिफरेंस पूछा गया था। तो देखो फैक्टर इनकम क्या होती है, हमें पता है कि कोई भी हमने काम करवाना है तो वी हैव टू रिक्वायर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यू नो दैट, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये सभी फैक्टर्स को काम करने के बिहाफ पर हम जो भी अमाउंट पे करते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम, यानी कि द अमाउंट दैट वी पे टू दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर सर्विसेज। उनके सर्विसेज के लिए जो हम अमाउंट पे करते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। दूसरी तरफ ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है, द इनकम दैट वी गेट विदाउट एनी सर्विसेज, हमें बिना सर्विसेज के मिलती है, उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र इनकम। यानी कि ये एक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हमें, ये हम एक इकोनॉमिक असिस्टेंस होती है, आर्थिक रूप से हमारी हेल्प करती है गवर्नमेंट, जो हम परचेज़ या कुछ चीज़ें नहीं ले पाते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र इनकम, जो हमें बिना सर्विसेज के ही मिलती है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, जैसे कि पेंशन होगी, सब्सिडी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गए हैं, SC BC का स्कॉलरशिप होगी, गवर्नमेंट टैक्स इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट टैक्स भी क्या आता है, एक सब्सिडी का ही पार्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स लेती है तुरंत हमें कोई सामान थोड़ी ना दे रही है, कोई सर्विस थोड़ी ना दे रही है। ठीक है, तो ये सब भी क्या बन जाएगी, ट्रांसफ़र इनकम का ही पार्ट बन जाएगा। क्लियर है। तो ट्रांसफ़र इनकम भी 2 तरह की होती है, एक होती है करंट ट्रांसफ़र, एक होती है कैपिटल ट्रांसफ़र। देखो करंट ट्रांसफ़र क्या होती है, जैसे करंट ट्रांसफ़र मीन्स द अमाउंट दैट वी गेट इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप्स, यानी SC BC की जो स्कॉलरशिप होती हैं वो सब क्या होती हैं, करंट ट्रांसफ़र्स में काउंट होंगी। और जो कैपिटल ट्रांसफ़र होती हैं वो क्या होती हैं, जो गवर्नमेंट हमें इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रांट्स देती है, कुछ हेल्प देती है, जैसे टैक्स रिबेट देती है, आप कह सकते हैं कि हमें लैंड सस्ते रेट पर प्रोवाइड करती है, बत्ती सस्ते रेट पर प्रोवाइड करती है। तो ये सब क्या आ जाएंगे, हमारे कैपिटल ट्रांसफ़र का पार्ट आ जाएंगे। यहाँ कुछ बातें याद रखना, वॉर डैमेज, कैपिटल गेंस, ये सब क्या आ जाएंगे, हमारे कैपिटल ट्रांसफ़र के ही पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज बिटवीन द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, जो मैं बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ आप लोगों को। देखो बच्चे, फाइनल गुड्स होती क्या है, आपने इसको पढ़ना है। देखो फाइनल गुड्स क्या होती है, बेसिकली आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज़ आइदर फॉर कंजम्पशन पर्पस और इन्वेस्टमेंट पर्पस, यानी कि वो वस्तुएं जो हम रेडी होती हैं कंज्यूम करने के लिए, यूज़ करने के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। अब जैसे एग्जांपल समझते हैं, मिल्क हो गया, कपड़ा हो गया, पेन हो गया, ये सब क्या है, ये सब कंजप्शन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, ये भी फाइनल गुड्स है ना, जो फाइनली हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इससे कोई दूसरा सामान थोड़ी ना बनाए हैं, हम तो घर में यूज़ कर रहे हैं। तो दूसरी एग्जांपल देखते हैं, गुड्स दैट परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट नॉट फॉर रीसेल इज़ अ फाइनल गुड्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक वॉशिंग मशीन है, हम घर में यूज़ कर रहे हैं तो फाइनल गुड्स है, क्योंकि ये कंजप्शन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, कंजप्शन पर्पस के लिए। अगर यही वॉशिंग मशीन, मान लो कि कोई वॉशर मैन कोई धोबी खरीद रहा है, तो ये वॉशिंग मशीन क्या होगी, उसकी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, तब भी ये क्या है, ये फाइनल गुड्स है, तब भी क्या है, ये फाइनल गुड्स है। क्योंकि हमने डेफिनेशन पर क्या पढ़ा था कि वो गुड्स जो हम खरीदते हैं, जो यार रेडी टू यूज़ होती हैं, विच आर रेडी टू यूज़ आइदर फॉर कंजम्पशन पर्पस और इन्वेस्टमेंट पर्पस, जो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं या कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं, उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। यहाँ पे देख लो एग्जांपल लिखी हुई मैंने कि वॉशिंग मशीन यूज बाय वॉशर मैन इज़ अ फाइनल गुड्स बिकॉज ही इज़ अर्न फ्रॉम वॉशिंग मशीन, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा है। ठीक है, नोट क्या है, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स, यानी फाइनल गुड्स आर नॉट फॉर रीसेल पर्पस, यानी फाइनल गुड्स को हम रीसेल नहीं कर सकते हैं या किसी दूसरे रूप में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं मिल्क है, मैं घर लेके आया हूँ, अब दूध घर लेके आया हूँ, तो ये फाइनली मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा,
ये फाइनल गुड्स बन जाएगी। अगर यही दूध एक कन्फेक्शनरी शॉप वाला यूज़ करता है या हलवाई यूज़ करता है दूध को मिठाई बनाने के लिए, तो ये दूध उसके लिए क्या बन जाएगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे कि ये यूज़ पर डिपेंड करता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अगर हम गुड्स कोई गुड्स डायरेक्टली कंजप्शन पर्पस के लिए ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ले रहे हैं, तो वो क्या फाइनल गुड्स में काउंट होगी। बट अगर वही गुड्स यूज़ ना करते हुए उसको फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि दूसरे चीज़ों में कन्वर्ट कर रहे हैं, चाहे दूध मिल्क से क्या बना दिया हमने, स्वीट बना दिया, ठीक है, या रीसेल कर रहे हैं। मान लो कि वॉशिंग मशीन एक शोरूम में आई बिकने के लिए और वो शोरूम का पर्सन उसको बेच रहा है, तो शोरूम में जो मशीन पड़ी होगी वो इंटरमीडिएट होगी, फाइनल नहीं होगी, ठीक है। तो इंटरमीडिएट की हम डेफिनेशन को समझते हैं आगे, आप देखिए ज़रा। हाँ ये देखो, इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन आइदर प्रोडक्शन प्रोसेस और फॉर रीसेल पर्पस। यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिसको हम या तो प्रोडक्शन प्रोसेस में आगे यूज़ करते हैं, यानी उससे कोई दूसरा सामान बनाते हैं, या उसको रीसेल कर देते हैं। जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं, एक बिस्किट बनता है, बिस्किट बनाने के लिए हम मिल्क यूज़ करते हैं, ठीक है, हम फ्लोर यूज़ करते हैं, हम शुगर यूज़ करते हैं, ये सब मिल्क फ्लोर ये सब क्या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। अब ये बिस्किट क्या हो गया, अगर मैं घर वाले ख़रीद रहे हैं या होम के लोग खरीद रहे हैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा, ये फाइनल गुड्स बन जाएगा। अगर यही कोई दुकानदार खरीद के होल सेल में इसको फिर रीसेल कर रहा है, तो बिस्किट क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। यूज़ के बेस पे भी हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या है डिफरेंस फाइंड आउट करना है और कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल, इफ़ शुगर इज़ यूज बाय शॉपकीपर फॉर होम पर्पस इज़ अ फाइनल गुड्स, ठीक है। अब इफ़ ही सेल दिस शुगर फॉर कस्टमर, अगर ये तो कोई दुकानदार अपने घर में चीनी यूज़ कर रहा है तो फाइनल गुड्स बन जाएगी। अगर वही चीनी को बेच रहा है अपने कस्टमर को, तो क्या बन जाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसे वॉशिंग मशीन इज़ इन शोरूम फॉर रीसेल पर्पस इज़ ए इंटरमीडिएट गुड्स। वही है कि वो शोरूम में मशीन पड़ी है तो वो क्या बन जाएगी, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर यही वॉशिंग मशीन हम घर में यूज़ करेंगे तो क्या है, फाइनल गुड्स बन जाएगी, ठीक है। ऐसे तीसरा है कंप्यूटर यूज्ड इन ऑफिस फॉर वर्क पर्पस। तो यानी कि ऑफिस में कंप्यूटर क्या एक इन्वेस्टमेंट का काम कर रहा है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक गलत लिखा हुआ है, ऑफिस में क्या है हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे लिए, क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। अगर हम घर में यूज़ कर रहे हैं तब भी क्या है, ये फाइनल प्रोडक्ट ही है। यहाँ पे स्लाइड गलत बनी है, यानी कि कंप्यूटर जो शोरूम में अगर पड़ा हुआ है बिकने के लिए, सेल होने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक ये बन जाएगा आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। यानी कि इफ़ कंप्यूटर यूज्ड इन ऑफिस इज इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अगर इसको घर में भी यूज़ करें तब भी फाइनल प्रोडक्ट है। अब इंटरमीडिएट कैसे बनेगा ये, अगर ये कंप्यूटर किसी शोरूम में पड़ा है सेल होने के लिए, तो क्या है, ये इंटरमीडिएट बन जाएगा, ठीक है। अगर हम घर में ख़रीद रहे हैं यूज़ करने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप आपको फाइनल और इंटरमीडिएट में बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी के जो कुछ कंसेप्ट रह जाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा काफ़ी पड़ा हुआ है उसमें कि कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, कंजप्शन गुड्स क्या होती हैं, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स पड़ा हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड पड़ा हुआ है। हम इसको नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स आपको डिक्टेट किए हैं, इसके थ्रू पढ़ेंगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखे हुए हैं। तो अगर कहीं आपको दिक्कत आ भी रही है तो आप कमेंट करके वो टॉपिक पूछ लेना, तो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।